वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे। जो मैं प्रीवियस ईयर सिविल स्प्री का क्वेश्चन का जो एनालिसिस कर रहा हूँ, खास करके जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसी को लेकर, और इस वीडियो में मैं 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे प्री में, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उसको मैं एलोबरेटली एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कृष्णदेव राय के टाइम से जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। बोथ जो स्टेटमेंट है रेवेन्यू से रिलेटेड, दोनों इसका सही स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो विभिन्न ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, इसमें ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्र जो है वो शुंग डायनेस्टी के बारे में तो बताता ही है, उसके बारे में कुछ खास बातें, और यह एक प्रणय संबंध के बारे में भी जानकारी देता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो विजयनगर एम्पायर के टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। तो उस टैक्सेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी आवश्यक है। बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर में खास करके कृष्णदेव राय के समय में लैंड टैक्स लिया जाता था, फैक्ट्री से, वर्कशॉप से, इन सब से टैक्स लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, इन सभी चीज़ों पर लैंड टैक्स निर्धारित होता था। और नॉर्मली जो ग्रॉस प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 लैंड टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा जो वर्क प्लेस है, वर्कशॉप है और जो इंडस्ट्रीज है, उनसे भी टैक्स लिया जाता था, जिसको शुल्क कहते थे। और ये इंडस्ट्री के आकार, उसके प्रोडक्शन, इस पर आधारित था। जो शू मेकर थे और जो दूसरे वर्कर्स थे, उनसे भी अलग अलग तरह के टैक्स विजयनगर एम्पायर में लिए जाते थे। प्रोस्टिट्यूशंस जो है वो हेवली टैक्स था उस समय। अगर कुछ इतिहासकारों के अनुसार इतने ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे कि मे भी शायद यह आम जनता के लिए एक एक्सप्लॉयटेटिव बात रही हो। ये जो भी हो, ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन नॉर्मली ये सारे टैक्स विजयनगर एम्पायर में लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कुछ नाटकों का, कुछ ग्रंथों का उल्लेख है। हालांकि इसका सही आंसर तो मालविका अग्निमित्र है, लेकिन और भी कुछ ग्रंथों की चर्चा है, उस पर हम बात करेंगे। पहला जो ग्रंथ है वह स्वप्न वाशबद्धता है, जो भास के द्वारा लिखी गई है, और यह क्षेमेंद्र के कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरिसागर पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस और हास्य रस की प्रधानता है, और जो नायक है वह सपने में वाशबद्धता को देखता है और स्वप्न में ही उसके कई भावनाएं चलती है। जो हृदय की भावनाएं हैं उनको उद्धृत करता हुआ यह नाटक है, और चूंकि स्वप्न में ये देखा गया है इसलिए इसका नाम स्वप्न वाशबद्धता रखा गया है। इसमें वास्तु, नाट्य, रस, इन सभी चीज़ों का बहुत उत्तम कोटि प्रस्तुत किया गया है, उसका सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। तो संस्कृत नाटकों की श्रेणी में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मालविका अग्निमित्र जो दूसरा इसमें ग्रंथ दिया गया है वो कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है जो 5 अंकों में है। इसमें मालविका नायिका है और विदिशा के राजा अग्निमित्र, इन दोनों के प्रेम कहानी और विवाह का वर्णन है। मुख्य रूप से यह श्रृंगार रस पर आधारित नाटक है, और माना यह जाता है कि यह कालिदास की शायद पहली नाट्य रचना है। इस ग्रंथ से हमें शुंग वंश के कला, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जिसका उपयोग किया जा सकता है। जो तीसरा ग्रंथ है वह है मेघदूत, यह भी कालिदास की रचना है, और यह एक दूत काव्य है। इसमें जो नायक है यक्ष,
उसको कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देते हैं और वह रामगिरी पर्वत पर रहता है। वह अपनी प्रेमिका के विरह वेदना से तड़पता है और वह खुद अलकापुरी जा नहीं सकता था, तो अपना विरह संदेश वो मेघ के माध्यम से अलकापुरी भेजने का प्रयास करता है। कालिदास की रचना बाद के कवियों के लिए एक अग्रदूत का काम करती है और इसे से प्रेरित होकर बहुत सारे कवियों ने दूत काव्य लिखा है। इस रचना का जो पहला पक्ष है उसमें रामगिरी पर्वत पर मेघ को संदेश देता है और अलकापुरी तक जाने का रास्ता बताता है यक्ष, और जो दूसरा पक्ष है उसमें जो विरह संदेश है वो लिखा जाता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि इस ग्रंथ में 115 पद्य थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं, कुछ हेर फेर इसमें मानते हैं। एक मशहूर इतिहासकार है एस के दे, उनके अनुसार इसमें 111 पद्य हैं। इसी क्वेश्चन में एक और ग्रंथ की चर्चा है, रत्नावली। रत्नावली 3 है। एक रत्नावली जो कि हर्षवर्धन ने लिखा था, दूसरा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और तीसरा हठयोग से जुड़ा हुआ है। हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखा वो रत्नावली और उदयन से संबंधित है। हर्षवर्धन की रत्नावली श्रृंगार प्रधान रत्नावली है। एक दूसरी रत्नावली है वैशज्य रत्नावली जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है और इसके रचयिता गोविंद दास 1877 में कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया था। एक तीसरी रत्नावली है हठयोग रत्नावली जो हठयोग से जुड़ी हुई है और इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास भट्ट और इसमें ब्रजोली और खजेली मुद्रा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ये कल्चरल हिस्ट्री मेडिवल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिद्धार्थ और लिंगायत के बारे में बताना है। इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। सिद्धार्थ तमिल रीजन में थे जो मोनोथिस्टिक थे और लिंगायत जो है वो कन्नड़ रीजन में, हालांकि अब तो वो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये सिद्धार्थ और लिंगायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सिद्धार्थ तमिल क्षेत्र में एक मोनोथिस्टिक स्कॉलर्स और थिंकर हुआ करते थे जिन्हें मेडिसिन, साइंस, इन सभी चीज़ों का बहुत ज्ञान था। सिद्ध टर्म जो है वो सिद्धार्थ जो है सिद्ध टर्म से निकला है जिसका मतलब होता है परफेक्शन, रियलाइजेशन, सक्सेस। बेसिकली ये जो सिद्धार्थ थे वो आइडोल्ट्री मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ब्राह्मणों के जो रिलीजियस कंसेप्ट थे उसके भी ये विरोधी थे। ये वननेस ऑफ गॉड में विश्वास करते थे। ये सामाजिक समरसता और सामाजिक प्यार, लव में विश्वास करते थे और उसी का प्रचार करते थे। कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धार्थ हैं वह तिरुमुरल, पट्टीनाथन, अगस्त्यर, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धों का नाम है। दूसरे जो है वो लिंगायत शहर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, खास करके कर्नाटका में ये अगड़ी जाति में आते हैं। कर्नाटका के अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ये पाए जाते हैं। 12वीं शताब्दी में दार्शनिक कवि वसन्ना ने इसकी स्थापना की थी। इसके 99 उप संप्रदाय भी हैं और इनका मानना है कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है या मनुष्य जो है वो शिव में विलीन हो जाता है। इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी कुछ सालों पहले कर्नाटका में हुई थी, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उससे हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में जो बंजारा शब्द का उपयोग किया गया है, बंजारा एक सप्लाई चेन थे, बेसिकली वो ट्रेडर्स थे, तो जो ऑप्शन डी है वही सही होगा।
और 39 जो क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द अशोका के बेसिकली इंस्क्रिप्शन जो एडिक्ट है उसको किसने डेसिफर किया? तो वेल नोन इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर किया था। क्वेश्चन नंबर 38, ये बंजारा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। बंजारा कम्युनिटी बेसिकली एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो सप्लाई चेन उनसे जुड़ा हुआ है। इन्हें लंबाडी नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग गौड़ राजपूत भी कहते हैं इसको। तो वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडर हुआ करते थे। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो डांस फॉर्म है वो फायर डांस है और चारी बंजारा कम्युनिटी की एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ जो फॉरेनर स्कॉलर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें एक है जॉन वुलर। ही वाज एन जर्मन स्कॉलर linguistic and he spent most of his time in India. He collected so many manuscripts and deciphered inscriptions also. He wrote on law and his contribution in writing of law was important for India. So he was a renowned scholar of that time. दूसरे जो स्कॉलर की चर्चा है वो मैक्स मुलर हैं। वो भी जर्मनी के थे और संस्कृत साहित्य से उनको बहुत रुचि थी। मैक्स मुलर भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, खास करके वेदाज हैं, ऋग्वेदा और ब्राह्मणाज के बहुत सारे हाइम्स को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो भारत के जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन करने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में, उसको डेसिफर करने में मैक्स मुलर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। उन्होंने बुद्धिस्ट ग्रंथों के भी ट्रांसलेशन किए हैं और एक नया डिसिप्लिन शुरू किया, साइंस ऑफ रिलीजन। सर विलियम जोन्स ये भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के हैं, जिन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1770 में नादिर शाह के जीवनी को इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम का भी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है और 1773 में फारसी भाषा का व्याकरण भी इन्होंने लिखा। 1783 में इनको कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बनाया जाता है और ये उसी साल इनको सर की उपाधि भी मिलती है। ये भारतीय भाषाओं से इनको बहुत लगाव था और यूरोप में संस्कृत को उद्घोषित करने का काम, प्रचारित करने का काम इन्होंने किया। और भारत में जो भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, भारत में विधि शास्त्र जो विदेशों से आते थे उनको विधि शास्त्र या अन्य ज्ञान का प्रचार उनमें हो, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। जो अंतिम इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो जेम्स प्रिंसेप हैं। उनके बारे में सबको पता है कि उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया और जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर किया था। लेकिन यहाँ एक बात जानने की ये है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में सबसे पहले टेंथलर ने जानकारी दी थी, बाद में उस स्क्रिप्ट को डेसिफर करने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में बताना है। बेसिकली यह स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है जो बंगाल विभाजन के बाद एजिटेशन शुरू हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोधिसत्वा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये जो इसका 2 और 3 स्टेटमेंट है वो सही है। स्टेटमेंट 1 सही नहीं है क्योंकि ये हीनयान से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि महायान से जुड़ा हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49,
वाशवानी सिविल डिसोबीडियंस और साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है। बेसिकली वो बंगाल के पार्टीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर तो स्वदेशी मूवमेंट होगा। ये चारों मूवमेंट जो है वो भारत के इतिहास में, खास करके स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो ये 3 मूवमेंट है और जो साइमन कमीशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्वदेशी जो 1905 में जिसकी शुरुआत होती है इस मूवमेंट की, खास करके कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया उसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया और इसी में सबसे पहले बाइकआउट और स्वदेशी का जो नारा है वो दिया गया। जो और 2 मूवमेंट हैं और साइमन कमीशन, ये तीनों गांधी के पीरियड से जुड़ा हुआ है। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई, जो 1928 में आई। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था थी उससे रिलेटेड उसको एक प्रस्ताव देना था। हालांकि इसको जल्दी भेजा गया इसलिए कि इंग्लैंड में इलेक्शन होने वाला था और कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि लेबर पार्टी जीत जाएगा, तो लेबर पार्टी के हाथ में वो भारतीय मसले को देना नहीं चाहते थे, इसलिए समय से पूर्व ही साइमन कमीशन को भेजा गया, जिसका बड़े पैमाने पर भारत में विरोध हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन सदस्य नहीं थे और भारतीयों का मानना था कि जो विदेशी हैं, जो भारतीय सदस्य उसमें नहीं हैं, तो भारत के दर्द को या भारत के परेशानी को या भारत की ज़रूरत को वो कैसे समझेंगे। इसलिए इसका करीब करीब सारे भारतीयों ने और सारे राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक का नारा इसी समय दिया गया और इसी साइमन गो बैक और साइमन का कमीशन का जो विरोध किया जा रहा था, इसी में लाला लाजपत राय पर आक्रमण किया गया और उनकी मृत्यु हो गई, और जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जो हत्या की वो सब इससे जुड़ा हुआ है। और इसी के बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है 1930 में, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्थगित कर दिया जाता है। तो इस पर और भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, फिलहाल इतना आपके लिए जानना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 50 बोधिसत्व से जुड़ा हुआ है। और बोधिसत्व जो है हीनयान से नहीं बल्कि महायान से जुड़ा हुआ था। बोधिसत्व बोधि शब्द से निकला है और जिसका मतलब होता है इनलाइटमेंट। बोधिसत्व जो कंसेप्ट आया वो लोगों को अवगेन करने के लिए, लोगों को एनलाइटन करने के लिए आया। और ऐसा बोधिसत्व का मानना था कि वो खुद निर्वाण प्राप्त करने से ज़्यादा आवश्यक है कि और लोगों को निर्वाण प्राप्ति के राह पर ले जाया जाए। इस प्रकार महायान संप्रदाय में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल बोधिसत्व का रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 सत्यशोधक समाज से जुड़ा हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और यह इसका सही ऑप्शन सी होगा, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। और भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था के अपलिफ्टमेंट में और शिक्षा के प्रसार में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया और इसके जो विचार थे वो पहले ज्योतिबा फूले ने, बाद में उनकी पत्नी सावित्री फूले ने आगे बढ़ाया। बेसिकली यह जो निम्न जाति हैं या शूद्र, जिनको शूद्र कहा जाता है या अति शूद्र कहा जाता है, उनके उत्थान के लिए यह बनाया गया था। इसमें शिक्षा पर बड़ा बल दिया गया, पुरोहितवाद या ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। समाजशास्त्री गेल अम्बेट और रोजविंड जो है वो इसकी बहुत चर्चा करते हैं और इसको एक अकादमिक विषय बनाते हैं, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले ने एक गुलामगिरी नामक ग्रंथ भी लिखी है जो इस जातीय व्यवस्था के खिलाफ है या मनुस्मृति के खिलाफ वो ग्रंथ लिखी गई है। तो महाराष्ट्र में खास करके एक अवेकनिंग लाने के लिए एक समाज सुधारक आंदोलन के रूप में सत्यशोधक समाज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इसे ही 1990 का एक्ट भी कहा जाता है और ये एक्ट जो है वो भारतीयों का जो डिमांड था उसके रिस्पांस में आया था और बेसिकली इसका ऑप्शन डी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। जो क्वेश्चन नंबर 65 है वो मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, खास करके ये एंशिएंट इंडिया और प्री मेडिवल इंडिया के पीरियड का है।
अजंता और महाबलीपुरम से जुड़े हुए हैं। और अगर इनमें हम समानता की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है इसका, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो यही एक सही ऑप्शन इसमें है और बाकी जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ये 1919 एक्ट से जुड़ा हुआ है जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। इट वाज अ रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द राइजिंग डिमांड ऑफ सेल्फ रूल बाय द इंडियंस। भारत के जो भी लोग थे या जो लीडरान थे, उनको एक संतुष्ट करने का प्रयास इससे किया गया। इसके की फीचर्स जो थे वो नंबर 1 डायरार्की। इसका मतलब यह हुआ कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो 2 भाग में डिवाइड कर दिए गए। जो मेन सब्जेक्ट्स थे या डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं उसको, वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल उसको एडमिनिस्टर करती थी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसका गवर्नर जनरल और जो मिनिस्ट्री थी वो उसको डील करती थी या उसको एडमिनिस्टर करती थी। बाई कैमरल बनाया गया सेंटर को, एक तो काउंसिल बनी, दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, एक स्टेट काउंसिल, दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेशन को इससे इंक्रीज किया गया, मतलब वोटरों की संख्या बढ़ाई गई। और चौथा जो एक इम्पोर्टेंट इसका फीचर है वो है सिविल सर्विसेज की शुरुआत करना। 1926 में सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में की गई। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स हैं वो यही हैं 1919 एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 65 में बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही ऑप्शन बी होगा। इसमें 2 और 3 सही है कि केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। 69 जो केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। केशव चंद्र सेन जो पहले तो एक बैंक में काम करते थे, बाद में लेकिन वो ब्रह्मो समाज से जुड़ गए। खास करके द्वारकानाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज की बागडोर उनके हाथ में आई तो केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। हालांकि बाद में मतभेद होने के कारण केशव चंद्र सेन से खास करके जो वो थोड़े वेस्टर्न आइडियाज़ को भी पसंद करने लगे और इसमें भक्ति को समावेश कर दिए ब्रह्मो समाज में, और भी बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से एक मतभेद हो गया और आचार्य के पद से उनको हटा दिया गया। केशव चंद्र सेन जो है वो नो डाउट उन्होंने न केवल बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज को विकसित किया बल्कि महाराष्ट्र वगैरह में भी उनकी विचारधारा प्रचलित। केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। उनके प्रयास से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट भी आया, नौ विधान भी आया, एक विवाह की नई पद्धति शुरू हुई जिसमें कि इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी संभव था। हालांकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे कि जो भी पार्टनर थे उनको अपने आप को नॉन हिंदू घोषित करना पड़ता था। विवाह के उम्र की भी बातें की गई, लेकिन जब इनके अपने पुत्री की विवाह करने की बात आई तो 13 साल की उम्र में अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के जमींदार से कर दिया, जिस वजह से ब्रह्म समाज में फिर से डिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 कुछ शब्दावली है, उसका डिफिनेशन दिया गया है और इसमें जो तीनों ही ऑप्शन हैं तीनों ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। जो मेरी समझ से ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जबकि इरिपट्टी और तनियोर और जो घटिका है वो तीनों ही सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 80 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है। पहला है इरिपट्टी और वही उसका सही आंसर भी है। इरिपट्टी वाज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंड जिससे रेवेन्यू जो वसूली जाती थी वो टैंक के डेवलपमेंट या तालाब के डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। साउथ इंडिया में ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंड होता था।
दूसरा टर्म है तन्यूर। तन्यूर जो है सो दैट वाज लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मणाज। तन्यूर एक तमिल वर्ड है और इसका मतलब होता है लार्ज टाउन। इसी तरह से एक टर्म है घटिका। घटिका का नॉर्मली जो लोग समझ जानते हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो टेम्पल से जुड़ा हुआ है, बट घटिका इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। इट इज 1/6 ऑफ द डे। तो ये यूनिट ऑफ टाइम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में तो इसका इस्तेमाल होता ही है इस शब्द का। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी है। बेसिकली ये जो टर्म है अग्रहट्टा, इसको अब रहट भी कहा जाता है और बेसिकली एक वाटर व्हील है जिससे वेल से कुआं से पानी निकालकर सिंचाई में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जो इरिगेशनल इंस्ट्रूमेंट है। 89 का जो आंसर है वो डी जो मागधा है वो आंसर है, जिनको स्टोरी टेलर कहा जाता था। वो मेमोराइज करते थे क्रॉनिकल्स को और उसको सुनाने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 89 में भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे श्रवनाथ। श्रवनाथ आर द पर्सन्स हु रेनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर फॉर एस्थेटिसिज्म। ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक से जुड़े हुए हैं। दूसरा शब्द है परिव्राजक। ये मॉन्क होते थे बेसिकली और ये भी इस वर्ल्ड को रिनाउंस करते थे एनलाइटमेंट के लिए, लोगों के और खुद के एनलाइटमेंट के लिए। ये भी बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी जुड़े हुए थे। अग्रहारिका एक वर्ड है जो दैट वाज रिलेटेड टू द लॉर्डेड ब्राह्मण हु मैनेज द अग्रहारा ब्राह्मण सेटलमेंट्स। और जो लास्ट वर्ड है जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, मागधा वर द स्टोरी टेलर्स। तो यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही ऑप्शन जो है वो बी है, जो सूरत स्प्लिट से जुड़ा हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंसेस आ गए और एक स्प्लिट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 93 वो क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ है। बेसिकली भारतीयों की जो डिमांड थी और उसको एक दिखावटी रूप से पूरा करने के लिए, और भारत के जो लोग हैं और जो कांग्रेस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट कर रहे ब्रिटिशर्स को, इसलिए क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा गया था। इसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 92 जो सूरत स्प्लिट से जुड़ा हुआ है, तो द मेन रीजन ऑफ द सूरत स्प्लिट वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। बहुत सारी बातें हैं। 1906 में 4 जो प्रोविजन पास हुए थे कांग्रेस के सेशन में। 1907 में उन प्रोविजंस को समाप्त करने की बात हुई थी, जिसमें स्वदेशी वगैरह की, नेशनल एजुकेशन बैकआउट वगैरह की भी बात की गई थी। तो इन सभी वजहों से और बाद में जब प्रेसिडेंट चुनने की बात हुई 1907 में, तो उस मुद्दे पर भी एक बहस हुई और जिस वजह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विभाजित हो गए और जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से हम जानते हैं। क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ है। इसकी जो तो बहुत बातें इस पर कही जा सकती है। जो मूल बातें उस पर बात करें, बेसिकली क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग पाना मुख्य इरादा था। कोई स्वतंत्रता देना इरादा नहीं था, लेकिन कुछ वादे किए गए कि युद्ध के बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा, प्रभुत्व दिया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसमें आधे सदस्य निर्वाचित होंगे और आधे राजकुमारों द्वारा नामित किए जाएंगे। इस तरह के कुछ प्रलोभन दिए गए। हालांकि इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि ये असफल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। मुस्लिम लीग भी इसको नहीं माना और जो 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, उस पूर्ण स्वतंत्रता को देने की बात इसमें नहीं की जा रही थी, बल्कि प्रभुत्व या यूं कहें कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात की जा रही थी। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे जिस वजह से क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही ऑप्शन है वो सी है। इसमें 2 और 3 सही मैच हैं और सब जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है।
क्वेश्चन नंबर 94 में कुछ जगह के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। पहला खजुराहो है, जो कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में है, जहाँ चंदेल राजाओं ने 1950 ईस्वी के बाद बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। दूसरा स्थान जो है वो बोध गया है, वो बुद्धिस्ट प्लेस है और जो बिहार के गया में है। जो तीसरा स्थान उसमें दिया गया है वो शिरडी है, जो शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, फार अवे फ्रॉम विदर्भ। यहाँ साईं बाबा के लिए ये स्थान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। नासिक जो है वो भी महाराष्ट्र में है, और ये कुंभ मेला के लिए मशहूर है। और जो एक और लास्ट जगह है तिरुपति, वो रायसीना में है, और वो हाँ श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है। तो ये 5 जगहों के नाम दिए गए हैं, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।